साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का मैं कुमार मंगलम रणवीर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बातचीत की कड़ी में मेरे साथ शामिल हैं नीलय उपाध्याय जी, जो कि कवि हैं, प्रकृतिविद हैं और इन्होंने सबसे बड़ी बात कि सर ने गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा की है। तो सर, उस यात्रा के दरमियान आपको कौन सी कठिनाई का सामना करना पड़ा और उस यात्रा में आपने क्या प्राप्त किया, संक्षिप्त में बताएं। नमस्कार। अपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया है। देखिए, अगर कठिनाइयों का जहाँ तक सवाल है, वो उसी समाज में रहते हैं, उसी समाज में जीते हैं और मन में अगर ललक हो तो फिर कठिनाइयाँ मायने नहीं रखती। जिन उद्देश्यों के सहारे मैं यात्रा पर निकला था, वो मैं ये मान करके चल रहा था कि शायद गंगा अब लुप्त होने वाली है और मैं उसका आखिरी यात्री हूँ। तो जो कठिनाइयाँ नदी को लेकर के पूरे समाज के सामने है, वही कठिनाइयाँ मेरे सामने थी। आप सोचेंगे कि गंगा जैसी नदी के किनारे हम चल रहे हैं और बिसलरी की बोतल लेकर चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि गंगा के किनारे किनारे आप चल नहीं सकते, जगह जगह नाले और ये इस तरह से। तो अगर कठिनाइयों की बात करें तो जो कठिनाइयाँ गंगा झेल रही है, यही कठिनाइयाँ मेरी भी कठिनाइयाँ। और पूरी गंगा यात्रा करने के बाद मैं गंगा को मैंने समझा। गंगा के 4 संकट। पहला संकट है बंधन, दूसरा संकट है विभाजन, तीसरा संकट है प्रदूषण और चौथा संकट है गाद। पूरे हिमालय में गंगा 1000 जगहों पर बांधी गई है। 1000 बांध, 1000 टनल, 1000 बिजली बनाने वाली मशीनें। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ झील बनाई गई है वहाँ कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं है। हिमालय कच्ची मिट्टी का पहाड़ है, लगातार मिट्टी गिर रही है। कई बार जानवर गिर जाते हैं और गिर करके मर जाते हैं। टिहरी में एक औरत ने पानी पी लिया गंगा का और उल्टी कर रही थी, उसका पति उसको पीटने लगा। देख करके रोंगटे का खड़े हो गए। उसके बाद जो ही गंगा आपको उतरती है हरिद्वार में, वहीं गंगा का लगभग 98% पानी गंगा नहर में डाल दिया जाता है। जो मूल गंगा है, जो असली गंगा है, उस तरफ लोग शौच करने के लिए जाते हैं और नकली गंगा जो जिसको गंग नहर है, हर की पौड़ी में उसकी पूजा होती है, उसकी आरती होती है। तो इस पे वहाँ का जो परिवेश का ध्यान नहीं जा रहा है या लोग क्यों मतलब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? आप बताइए, सभी लोग बताएं, क्यों स्नान करते हैं आप जाकर के हर की पौड़ी में? हरिद्वार तो कोई एक शहर नहीं है, वह तो एक संधि स्थल है, गंगा के उतरने का उत्सव है जहाँ है। तो वहाँ के लोग या अन्य लोग कुछ आप भी तो जाते हैं तो हर की पौड़ी में ही स्नान करके आते हैं। ये चेतना के स्तर पर अगर बात आपके नहीं जाती है तो उस पर कुछ कहना व्यर्थ है, क्योंकि वही चीज है। दूसरी, उसके बाद से आप बढ़ते हैं तो गंगा विभाजित होती है। वहां से आपको गंगा का 2% जल गंगा को मिलता है। आप नरोरा में जाते हैं, नरोरा में भारी जल जमाव है, किया गया है बांध बांध करके। वहां से 2 नहरें निकलती हैं, एक मुलायम सिंह की नहर है और एक चरण सिंह की नहर है। एक नहर को गंगा का में 1600 क्यूसेक पानी मिलता है, एक नहर को 1200 क्यूसेक पानी मिलता है और गंगा को मात्र 140 क्यूसेक पानी मिलता है। वहां से आगे गंगा बढ़ती है, कन्नौज आती है। कन्नौज में एक तरफ से राम गंगा का जल जो है उस तरह का है ना, जैसे घाव में मवाद निकलता है, उस तरह का जल है राम गंगा का, जो पीतल उद्योग से लेकर के आती है। दूसरी नदी आती है काली नदी, उसका जल जो है बिल्कुल, जब बाल और रंग करके जब बाल धोते थे तो हाथ पर वो करके जो रंग देखते थे वो और गाढ़ा और चिपचिपा, जो ईख के उद्योग का रस लेकर के आती है और दोनों गंगा के गर्दन पर कस जाती है और कन्नौज में ही असली गंगा मर जाती है। इलाहाबाद तक आते आते आपको कानपुर के नाले से कुछ उसकी में जल हो जाता है, लेकिन आप गंगा के किनारे चल नहीं सकते, आप गंगा के किनारे की हवा में सांस नहीं ले सकते। गंगा की चौड़ाई लगातार कम होती जाती है। इलाहाबाद में कुंभ के पहले जब आप पहुंचते हैं तो इलाहाबाद में जब थोड़ा सा जल आता है इसका चंबल का, क्योंकि यमुना तो सूख गई है, दिल्ली में ही नहीं है, तो फिर यहाँ कहाँ होगी। तो चंबल का जल आता है, थोड़ा सा राहत देता है, थोड़ा पानी ढीला होता है। और उसके बाद से आपको जब बनारस के बाद नीचे प्रवेश करते हैं तो यहाँ से गंगा की घाटी एक अलग रूप में विस्तार पाती है, चौड़ी हो जाती है और चौड़, लेकिन वो उधर के जितने सारे रसायन हैं, वे सारे रसायन गंगा के जल से हो करके रिस रिस करके धरती के भीतर समा जाते हैं और धरती के पानी को खराब कर देते हैं। और वहाँ से आपको जो है, अब तो कानपुर से ही, कानपुर कह रहे हैं कि आपको
कन्नौज के बाद से ही बीमारियों का स्तर शुरू हो जाता है। गंगा के दोनों ओर 15 किलोमीटर में कैंसर की खेती हो रही है, वहां से लेकर के आपको पूरी गंगा तक, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये मात्रा आपको बढ़ती जाती है। सर, अभी आप पटना में हैं, तो पटना में गंगा जो कल तक शहर के करीब थी, वो धीरे धीरे दूर होते जा रही है, तो इस बिंदु को आप कैसे देखते हैं? मैं पहले अपनी बात वो उसको मैं पूरी कर लूं कि आप पूरे के पूरे, क्योंकि उसके बगैर आप इस चीज को नहीं समझ सकेंगे। उसके आप भागलपुर तक जाते हैं, मुंगेर में गंगा इतनी सुंदर थी, हाथीदह में हाथीदह जाता था। वो पूरा दियारा का बेल्ट जो वहाँ दलहन की जो फसल होती थी, गंगा की हवाओं से फसल होती थी, जो पूरा का पूरा, वे सारी चीजें करते। आप भागलपुर के जब आप आगे बढ़ते हैं और झारखंड जहाँ शुरू हो जाता है, तो महज दो शहरों के बीच में झारखंड का इलाका बहुत कम है, लेकिन उसमें कम से कम 5,000 क्रशर मशीन लगे हैं। क्रशर मशीन से लोग गिट्टी निकाल लेते हैं, पानी में मिट्टी रह जाती है, और बारिश के दिनों में सारी मिट्टी बह करके गंगा में चली जाती है। और भागलपुर के आगे वहां से लेकर के और फरक्का तक आपको पूरा का पूरा गाद इस तरह से गंगा में भर गया है, जिसके कारण से बिहार को बाढ़ की ये झेलनी पड़ रही है। अब जो आपने पूछा, पटना के ही नहीं, गंगा पूरी तरह से अपना तट छोड़ रही है। भागलपुर में ही आप जाकर देखिए, भागलपुर को गंगा छोड़ चुकी है। भागलपुर में भी आप जाकर के देखें तो जो गंगा की मूल धारा, तो अब गंगा का क्या है कि जो मिट्टी आती है और उस मिट्टी में जो रसायन आता है, वो रसायन धरती की भूमि को इतना कड़ा कर देता है कि छोटी सी जलधार उसको बहा नहीं पाती। जिधर उसको किनारे मिट्टी मिलती है उस तरफ उधर से काट करके उधर से निकलती है। गंगा भी अब अपनी मिट्टी से डरती है, इतना सूख करके वो सारे केमिकल धरती पर इस तरह से जो फटते हैं। पहले औरतें गंगा के मिट्टी को लेकर के बाल में लगाती थी, अब जो बाल में लगाती है उसका बाल झड़ने लगता है, या इस तरह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इस तरह से मैंने महसूस किया, और ये महसूस किया कि दो चीज मैंने महसूस किया। एक महसूस ये किया कि मैंने कि आप घर बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, समाज बना सकते हैं, सरकार बना सकते, नदी और पहाड़ नहीं बना सकते, और जिसे नहीं बना सकते नष्ट करने का आपको कोई हक नहीं। दूसरी चीज मेरी समझ में आई कि गंगा जितनी रियल है उतनी इमेज है, उतनी ही मेटाफर है। गंगा बधी, देश बधा, हम भी बधे हैं, आप भी बधे। गंगा विभाजित हुई, हम भी विभाजित हुए हैं, आप भी विभाजित हुए हैं, देश भी विभाजित हुआ है, और सारा कुछ विभाजित हो रहा है। गंगा प्रदूषित हुई, देश भी प्रदूषित हुआ, हम भी प्रदूषित हुए, आप भी प्रदूषित हुए। प्रकृति का सीधा प्रभाव आदमी पर। हाँ, सीधा एक ही तंत्र में, प्रकृति का नहीं है। वो गंगा भी पर भी गाद जम रही है, हम पर भी गाद जम रही है, देश पर भी गाद जम रही है। तो जो गंगा के साथ होगा इस देश में, वही हर इकाई के साथ होगा। इसलिए गंगा रियल भी है, गंगा इमेज भी है, दूसरा मेटाफर भी है, क्योंकि एक ही सत्ता के अधीन गंगा है और उसी सत्ता के अधीन हम भी हैं। छोटी नदियों को भी जाकर के देखे, अभी मैं पूना में मूड़ा मुठा नदी की यात्रा कर रहा था, देखा सेम, देखा वहीं बांधा गया है, बांध दिया गया। नाले को पानी मिलता है लेकिन नदी में एक बूंद पानी नहीं मिलता। साल भर पूरा पूना का जल जो है नाले का वो नदी में इकट्ठा रहता है। बरसात में पहाड़ी इलाका है तो धार आती है तो धो करके लेकर, तो वही हाल जो नदियों का है वही हाल हर मनुष्य का है। और था कोई समय जब कवियों को सुंदर नदियां मिलती थी वर्णन करने के लिए, तो मिलते थे। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों की किस्मत में नाला मिलता है, हम लोगों की किस्मत में कूड़ा मिलता है। तो ये पूरा कूड़ा न सिर्फ जनजीवन में है, जनजीवन से लेकर के राज सत्ता तक ये कूड़ा दिखता है। आज सर समकालीन हिंदी के जो कवि हैं वो इसलिए पर्यावरणीय चिंता को रेखांकित कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मार्केट के तौर पर पर्यावरण की चिंता को रेखांकित करना, यार कविता जब आपके दिल को नहीं छुएगी, पर्यावरण उन पर्यावरण की कविताओं को नहीं पढ़ करके नहीं लगता कि पर्यावरण ने उनके दिल को कहीं छुआ है। निराला एक कवि थे, निराला बात कहते थे कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता तो आंख भर आती थी। महादेव वर्मा कहती थी कि मैं नीर भरी दुख को झेलना, दुख का वर्णन करना दोनों अलग चीज है। कविताओं की आत्मा से अगर वो दुख निकलता है या दुख का वर्णन निकलता है, तो अधिकांश कवि जो काम भी कर रहे हैं वे पर्यावरण का वर्णन कर रहे हैं। उनके मूल में वो चेतना नहीं
चेतना नहीं है, केवल आवरण और दिखावापन है, यही आप कह सकते हैं। हाँ, मतलब कि इतना सस्ते शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा कविता जैसी चीज के लिए। मतलब ये कहूंगा कि जो जैसे क्या है अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या क्या है, कविता अग्नि विद्या है। अग्नि विद्या क्या होती है? उपनिषद में आया है अग्नि विद्या। अग्नि विद्या है कि मेरे छाती में जो कुछ जल रहा है आग ना, वो आपकी छाती में डाल देंगे हूबहू। तो वो अग्नि विद्या है, तो उसकी साधना होती थी। लेकिन किसी की एक कविता पढ़ करके कोई आदमी इस तरह से उद्वेलित हो गया हो, है ना, जब कवि के भीतर ही वो उद्वेलन नहीं है, वे सिर्फ पत्रिका में छप जाने के लिए, वे सिर्फ फेसबुक पर कुछ लोग जान जाए, शेयर कर दे, इसलिए अगर वो कविता लिख रहा है, तो कविता की मूल चेतना से जुड़ाव लगभग खत्म नहीं कहेंगे, लेकिन कम हो रहा है। और आगे अगर देखते हैं सर, आप देवों के देव महादेव की स्क्रिप्ट लिखे हैं, जो कि काफी मतलब चलन में रहा, आज भी युवा और बच्चे लोग देखते हैं, तो उस तरफ आपका लगाव कैसे हुआ? अरे तो मेरा प्रोफेशन था। मैं आरा छोड़ करके जब गया तो मैंने सिनेमा लिखा, लोगों ने सिनेमा देखा, लोगों ने सिनेमा के लिए ताली बजाई, लोगों ने न तो शिव के लिए शिव को देखा, लोगों का मनोरंजन हुआ। तो सर, मेरे मन में एक आकांक्षा है कि सिनेमा के जरिए प्रकृति से जुड़ी चेतना को हम आगे ला सकते हैं। देखिए, व्याख्या हर चीज की जा सकती है, तर्क हर चीज के लिए दिए जा सकते हैं, हर चीज को साबित किया जा सकता है, यह मनुष्य के भीतर कला है। लेकिन जब तक आदमी अपने नहीं सुधरेगा, जब तक वो स्वयं तक नहीं जाएगा, ये उपनिषद की चेतना है, ब्रह्म की चेतना जो आपके भीतर बैठी हुई है। आपके भीतर 3 रूप है, एक देह का रूप है ना, एक मन का रूप है, और एक आत्मा का रूप है। देह तो कुछ है ही नहीं, मन जो कहता है वो देह करती है, देह तो वर्कर है ना, देह तो वर्कर है। उसके ऊपर भी आप जाएंगे तो आत्मा के पास जाएंगे, जो मूल मन को जो बदलता है। तो सवाल ये है कि जब तक आपके अंदर की गंगा नहीं साफ होगी, तब तक बाहर की गंगा साफ नहीं हो सकती। असली गंगा जो है वो आपके मन के भीतर है, वो मन के भीतर उसका प्रवाह है। और आपके जब मन के भीतर प्रवाह होगा तो देह के भीतर भी होगा। जब देह के भीतर होगा तब आप छोटा छोटा जो कूड़ा नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, मन में रहेगा तब ना। कहीं ना कहीं मतलब हर व्यक्ति को मतलब दृढ़ संकल्पित होना होगा और अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा, तभी यह बदलाव आ सकती है। बिल्कुल, कोई भी बड़ा परिवर्तन इसी तरह से होता है, मन के भीतर से होता है। नारा लगाने से, दीवार पर नारा लिख देने से क्रांति नहीं हो जाती है, लेकिन जब दीवार पर से नारा उतर करके आपके हृदय में समा जाता है, तब क्रांति हो जाती है। तो असल बात आपके अंदर का है। असल बात यह है कि 98% 99% लोग समाज में बात करने लायक नहीं है। वे अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहे हैं, वे किस तरह से जी रहे हैं, है ना, उनका जीवन और आचरण उनका कैसा है, सारी चीजें वो एक बात है। और गंगा शब्द आते हैं जिस पवित्रता का बोध हो जाता है, लोगों के भीतर ऐसी ही नकली और मैली और प्रदूषित गंगा पड़ी हुई है जैसी गंगा है। सर, आगामी आपकी कार्य योजना क्या है? भविष्य के बारे में कुछ भी कहना शायद मेरे लिए, इतना जल्दी मैं खुद को बदलता रहता हूँ। मेरे घर से निकलता हूँ, कई बार ये होता है कि पटना जाने के लिए और चला गया बनारस, तो उसके पूरे जीवन का। लेकिन अब गंगा जगह की मेरी शुरुआत हुई अकेला घर हुसैन का कविता संकलन, कवि के रूप में थोड़ी मोड़ी जो भी है एक स्वीकृति मिली। उसके बाद पहाड़ उपन्यास दशरथ माझी पर जब मैंने लिखा तो एक उसको अलग पहचान मिली। देवों का देव महादेव लिखा तो एक अलग पहचान मिली। गंगा की यात्रा की 15 साल समय दिया, उससे भी एक अलग पहचान हुई। और अब मैं इस सारी चीजों का अंत अपने जीवन के साथ, क्योंकि अब 2-4 साल ही मेरे कई मित्र मरने लगे हैं, तो जो भी 2-4-5 साल बचे हैं, मैं प्रकृतिवाद पर रिसर्च करना चाहता हूँ। और मैं यूरोप के तमाम दार्शनिकों को जो प्रकृतिवाद को भौतिक दर्शन कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रकृतिवाद भौतिक दर्शन नहीं है। हमारे सांख्य दर्शन में 1 पुरुष 8 प्रकृति 16 विकार। पहली प्रकृति है बुद्धि, दूसरी प्रकृति है जिसको महत कहते हैं, दूसरी प्रकृति है मतलब कि आपको सूरज, चंद्रमा को मन कहा गया, चंद्रमा मन सो जाता, सूरज को अहंकार कहा गया। तो ये भी प्रकृति है, अहंकार, मन, ये सारी चीजें जो प्रकृति हैं। और जबकि और 5 तत्व, ये मिलकर के 8 प्रकृति है।
प्रकृति को समझना, अभी प्रकृति को तो लोग समझते ही नहीं है। पेड़ को प्रकृति कहते हैं, पेड़ विकार है, पेड़ प्रकृति नहीं है। प्रकृति 8 ही है, पहली महत बुद्धि, दूसरा जो है सूरज, चंद्रमा और ये 5 तत्व। प्रकृति का गुण ये है, आप कैसे पहचानेंगे कि दो प्रकृति के तत्व आपस में मिल जाए तो तीसरी चीज बना देंगे। प्रकृति की जिस अवधारणा की आप चर्चा कर रहे हैं, उस अवधारणा को जनसामान्य अगर समझना चाहे, जैसे कॉलेज के छात्र, विद्यालय के छात्र, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज है कि भारतीय दर्शन को पढ़ें, सांख्य को पढ़ें, और अगर विदेशी लोगों में पढ़ना चाहते हैं तो रूसो को पढ़ें। एमिल उनकी जो किताब है, जो एक बच्चे की परिकल्पना पर वो लिखी गई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो समाज में दिखाई देता है उसको पढ़े ना ज्यादा। समाज में जो प्रकृति का रूप दिखाई दे रहा है, इतना विवेक तो हर आदमी के पास होता है ना, कि वो सोच सके कि कैसा होना चाहिए। खास करके लेखकों को और ये को स्वयं समाज को पढ़ना चाहिए, अपने लोगों को पढ़ना चाहिए कि प्रकृति में क्या बदलाव आया है, अपने को पढ़ना चाहिए कि मेरी प्रकृति में क्या क्या बदलाव आया है। सर, एक मैं और आजकल के सामाजिक परिवेश की बात कर रहा हूँ कि जैसे आजकल लोग फॉर्मेलिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं। कुछ जो कार्य करते हैं वो फॉर्मेलिटी के नाम पे करते हैं, और जो व्यक्ति अगर समाज का भावुक है और उसमें संवेदना भरा हुआ है तो उसको लोग मजाक के तौर पे देखते हैं। हर समय ऐसा हुआ है। अगर दैत्यों का काल है तो उसे मानवीय गुणों की हमेशा उपेक्षा की जाती है, और अगर मानवों का काल है तो दैत्य गुणों की भी उपेक्षा की जाती है। समाज की एक धारा जिधर सरकार ले जाती है उधर गंगा जाती है, उधर जमुना। अगर सरकार गंगा को ले जाना चाहती है दिल्ली तो ले जाती है, लोग उधर ही जाते हैं जिधर सत्ता जाती है, जिधर सुविधा मिलती है, जिधर ये मिलती है। और ये दृष्टिकोण अंग्रेजों ने आकर के यहाँ शुरू किया कि मूल जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे वे सारे उपेक्षित रह गए, और जो नकली आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे वे सारे के सारे लोग तिस्मारखा हो गए। मदन मोहन मालवीय जैसा करेक्टर, गंगा को उसी ने बनवाया ना हरिद्वार में, और उसको पूछते हैं। जितने जितने लोगों को आज़ादी के आंदोलन में नायक बना गया, सारे लोग नायक थे। मालवीय जी के बारे में सर हम लोग पढ़े हैं, या किताबों के माध्यम से, जनश्रुतियों के माध्यम से, कि वो गाय और गंगा को इतना महत्व देते थे कि उसको विदेश भी ले जाते। अब विदेश में नहीं ले जाए, और वहीं गंगा को बंधवाए। बीएचयू की यूनिवर्सिटी को ये करने के लिए हरिद्वार में गंगा को बनवाने का काम, ये दोयम दर्जे के चरित्र है, दोहरे चरित्र के लोग हैं। हमारी राजनीति ने ये दोहरा चरित्र पैदा किया है, हमारी सरकार में भी। प्लास्टिक की फैक्ट्री, अगर पटना में एक रिक्शा वाला प्लास्टिक में सब्जी लेकर के जाता है तो उसको बंद करके फाइन कर दिया जाएगा, और वहीं मोदी जी या अन्य हमारी कोई भी राजीव गांधी के या अन्य लोगों की जो सत्ता थी वो अंबानी को प्लास्टिक का फैक्ट्री खोलने के लिए बड़ा धन देती है, बैंक उसको ऋण देते हैं। हाँ सर, ये नहीं, शराब बिकना भी और शराब का विरोध करना भी, ये सरकार दिन दोहरे चरित्र के साथ चलती है। ये व्यवस्था उस तरह मनुष्य भी चलता है। मैंने व्यवस्था का ही चरित्र दोहरा है। एक तरफ कहा जाएगा कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और दूसरा शराब का ठेका भी देगा। तो इतना क्यों नहीं आप समझ पाते हैं सरकार के चरित्र को, कि उसका क्या चरित्र है। वो छोड़ देती है आपको कि आपको जो मन करे वो करे। मन करे तो ये मानिए कि शराब नहीं पीना चाहिए, और मन करे तो प्रचार जो होता है वो शराब का अगर नहीं कर सकते ना तो सोडा के नाम पर करेंगे, पानी की वो बोतल के नाम पर करेंगे, और करेंगे हमें टीवी पर आएंगे। 40,000 रुपया पर सेकंड उसका रेट है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो दोहरी है। आप आरोप नहीं लगा सके, आप आरोप लगाते हैं तो उसके पास उसका जवाब हो सके, इसकी भी तैयारी रखती है और इसकी भी तैयारी रखती है। बताओ ना, एक राजनेता को बताओ जिसके पास राजनीति की समझ हो। नहीं, राजनीति से भी मूल्य गायब होता है। नहीं, वही करेंगे, मूल्य छोड़ में वही करेंगे जिसकी समझ हो। अपराधी कैसे हत्या करने वाले और ये मुकदमे कैसे चुनाव लड़ जाते हैं, और कैसे लोग उनको जिता देते हैं। किसको सरकार की बात नहीं, किसको कैसे कहा जाए। कहीं ना कहीं आम जनता की भी भागीदारी। आम जनता तो इस तरह से रख दी गई है ना कि वो बहुत बड़ी बातें न सोच करके एकदम अल्प छोटा मनुष्य, लघु मानव हो गया है। उसको सिर्फ जो है ना कि पेट भरना चाहिए, सेक्स मिलना चाहिए, है ना, सुरक्षा रहनी चाहिए, इससे ज्यादा तो सोचता ही नहीं है। आने वाले समय में अगर तुमसे ही परिकल्पना करने को कहा जाए कि 50 साल बाद इस बिहार का हालत क्या होगा, कल्पना करके देख लो। बिहार बचने वाला नहीं है। 100 किलोमीटर गंगा बढ़ गई है, पानी पीने लायक, धरती फसल देने लायक नहीं है।
इसलिए नहीं इंटरव्यू कर रहे हो ना कि ये समस्या संकट दूर हो, तुम इसलिए इंटरव्यू कर रहे हो कि हमारा चैनल बढ़ जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा जिस दिन उस नियत से तुम ये इंटरव्यू करोगे कि हमारी माटी सही हो जाए, उस दिन तुम्हारी आंखों में खून उतर आएगा, हमारी हवा सांस लेने, उस दिन तुमको याद आने लगेंगे 10 रिश्तेदार जिनकी मौत कैंसर से हुई है। मैं यात्रा के दौरान मैं ऐसे गाँव में गया हूँ और मैंने देखा है कि 75 घर के गाँव में 102 कैंसर के मरीज। और बाहर में निकलने लगा तो इसे आकर के पैर पकड़ लिया गाँव कि नीले जी आप बड़े लेखक हैं, लिखिएगा मत, लिखिएगा तो गाँव की बेटियों की शादी नहीं हो। गंगा के तीरवर्ती इलाके में कोई अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं कर रहा। अब इससे ज्यादा दुख की स्थिति क्या होगी। एक लड़की मिली हमको बलिया के आसपास एक गाँव में, क्योंकि लगभग इसी की उम्र की होगी, तो वो भीतर से निकल करके आ गई। मैं बात कर रहा और आकर कहा कि सर अब से आपकी बात खिड़की के पीछे खड़ी सुन रही, इजाजत नहीं है कि बाहर में एक बात कहना चाहते हैं, पिताजी को मना कर दीजिए, चाचा से लड़े। नहीं क्यों, क्या बात है। तो कोई लगी जहाँ मेरी शादी तय होती है ना, पिताजी कहते हैं कि चाचा सच क्या है, सर सच क्या है। ऐसे उसने दोनों हाथ किया था पूरा जैसे ठेला पड़ा होता है ना, पूरे हाथ में। सर मेरी शादी तो अर्सेनी के साथ हो गई है, कौन मेरे साथ शादी करेगा। इन हालातों में जहाँ के लोग जी रहे हैं वहाँ इस तरह की बहसें भी अयाशी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय साहित्य चौपाल को दिया। ये आज का जो समय है वो विकट स्थिति है, लेकिन आपने जो संवाद मेरे साथ किया वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और कहीं ना कहीं समझने के लिए, हम मनुष्यों के लिए वो समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।